चलिए, तो आज हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट का न्यूमेरिकल। ठीक है, जो अभी तक हमने क्लास पढ़ा है, जितना भी फार्मूला पढ़ा है, जैसे कूलॉम का नियम पढ़ा है, गॉस प्रमेय पढ़ा है, विद्युत फ्लक्स पढ़ा है, अच्छी स्थिति में तीव्रता पढ़ा है, निरक्षी स्थिति में तीव्रता पढ़ा है, तमाम ऐसे हेडिंग पढ़े हैं और उनके फार्मूले को हमने ड्राइव भी किया है। अब हम उन्हीं फार्मूलों पर जुड़ा जो आंकिक प्रश्न होगा, न्यूमेरिकल जिसको आप हम कहते हैं, अब उसकी भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ये फुल एनसीईआरटी न्यूमेरिकल चलेगा आपका। ठीक है, पहले हम उसका बेसिक जो चीजें हैं उसको हम आपको समझाते हैं, उसके बाद फिर हम अपना न्यूमेरिकल पे आएंगे। बेसिक चीजें मैथ में, जैसे आपको देखिए, तमाम बच्चों के सामने ये सबसे बड़ी समस्या जानते क्या आती है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल को लेकर के। बच्चा जो है फिजिक्स का डेरिवेशन समझ लेता है, फिजिक्स का थ्योरी समझ लेता है, रट लेता है, लेकिन जब बात न्यूमेरिकल्स की आती है तो पसीने छूट जाते हैं। और आजकल का जो पेपर आप देख रहे होंगे 12th का, वो पेपर्स में 60% न्यूमेरिकल आ रहे हैं, और 60% न्यूमेरिकल आने से अब आपके पास 40% केवल बचता है थियरी और डेरिवेशन के लिए। तो अगर आप थियरी डेरिवेशन करते हैं तो मात्र आपके मार्कशीट का जो अंक होगा वो 40% में सबमिट हो जाएगा, लेकिन अगर आप केवल न्यूमेरिकल्स करते हैं तो आपके मार्कशीट 60% के होंगे। तो बेटर यही है कि आप न्यूमेरिकल को फोकस करें। जब न्यूमेरिकल पर आप अपना कमांड बनाएंगे तो न्यूमेरिकल के परसेंटेज और आपके थियरी डेरिवेशन के परसेंटेज मिल करके आपके परसेंटेज 80+, 90+ हो जाएंगे। ठीक है, यानी हमको सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है, न्यूमेरिकल्स पे। और न्यूमेरिकल्स आपको तभी आएंगे जब आपको कैलकुलेशन समझ में आना चाहिए। कैलकुलेशन आपको नहीं आएगा तो सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी आपकी लाइफ में। तो हम पहले कुछ बेसिक चीजें समझें, फिर आपको न्यूमेरिकल समझ में आना शुरू हो जाएगा। बेसिक में क्या है, देखिए, बच्चों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि कोई भी भौतिक राशि का अगर मान दिया है तो डायरेक्ट वो मान को रख के हल कर देते हैं। आप सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल है तो उसको 1-2 बार अच्छे से पढ़िए। 1-2 बार जब आप अच्छे से पढ़िएगा ना, तो उस न्यूमेरिकल का 50% आप ऐसे ही हल कर ले गए। जब आपको न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा तो आपको हल करने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन जब आप पढ़ेंगे नहीं केयरफुली उसको तो आपको समझ में नहीं आएगा, न्यूमेरिकल आपके लिए हार्ड हो जाएगा। तो केयरफुली आप पढ़ें, पहला काम। दूसरा काम है कि उसमें जो भौतिक राशियां हैं, जैसे बल, मान लो बल है, बल का मान दिया है, दूरी दिया है, तो देखो बल का जो मान है वो किस पद्धति में है, दूरी का जो मान है वो किस पद्धति में है, क्या दोनों के मान एक ही पद्धति में दिए गए हैं कि अलग अलग पद्धति में है। अगर दोनों के मान अलग अलग पद्धति में होंगे तो अगर आप उनको सॉल्व करिएगा ना तो आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। इसलिए सबसे पहला काम फिजिक्स में यही है कि हम ये देखें जो भौतिक राशि का मान दिया है उस भौतिक राशि के सभी मान एक पद्धति में हैं कि नहीं है। यदि नहीं है तो आप उनको पहले चेंज करिए एक पद्धति में। ठीक है, अगर मान सीजीएस में है तो उसको किस में ले जाइए, एसआई में। जैसा कि फर्स्ट ईयर क्लास का पहला जो चैप्टर था हम लोग का, मात्रक, मापन एवं त्रुटि, तो उसमें आपको बताया गया होगा मापन क्या होता है, और मापन के लिए 3 पद्धतियां बताई गई होंगी, सीजीएस पद्धति, एसआई पद्धति और एफईएस पद्धति। तो जितने भी मान दिए हों सभी मान को एक पद्धति में कन्वर्ट कर लीजिए, सबको एसआई पद्धति में बना लीजिए। ठीक है, जब आप सबको एसआई पद्धति में ला लेंगे फिर फार्मूला का इस्तेमाल करके उस मान को उस फार्मूले पे रख देंगे, आपका कैलकुलेशन कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। अब कैलकुलेशन में क्या है, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। मैथ में कुल 4 ऑपरेशन होते हैं। आपको जोड़ अच्छे से आना चाहिए, गुणा आपको आना चाहिए, भाग आपको आना चाहिए, घटाना आपको आना चाहिए। अगर ये 4 चीज आपको अच्छे से आता है
तो मैथ में आप कभी या फिजिक्स के न्यूमेरिकल में आप कभी कमजोर नहीं होइएगा। लेकिन जब ये चार चीजों में कोई एक पॉइंट आपका वीक है तो ये फिक्स है कि आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होगी। तो इन चार जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड, इनको आप बेटर ढंग से आप इसका प्रिपरेशन कर लें, जो आपको 6 से लेकर के 8th क्लास तक अच्छे से वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल सब कुछ पढ़ा दिया जाता है। तो उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। बाकी जो भी चीजें हैं, कैसे आप फार्मूला इस्तेमाल करिएगा, कैसे उसको सॉल्व करिएगा, कितना फास्ट करिएगा, ये सारा हमारी जिम्मेदारी है। क्लियर? बाकी इन सब चीजों के प्रॉपरली आपको आना चाहिए। ठीक है, अब हम बताएंगे कि अगर कोई भौतिक राशि मान लीजिए सीजीएस में है तो कैसे आप उसको एसआई में बदलेंगे, क्या करना पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा इनको समझ लें, फिर न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हमारे सामने बहुत बार समस्या ये आता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई मान किसमें दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। किसमें दिया है? सेंटीमीटर में। ध्यान दीजिएगा, जैसे 1 सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर सीजीएस पद्धति में होता है। सेंटीमीटर किसका मात्रक है? लंबाई का। किसका मात्रक है? लंबाई का। ये तो हमको पता चल गया कि अगर 1 सेंटीमीटर है तो किसी दूरी की वो बात कर रहा है, कि किसी इतनी लंबाई दूरी की बात कर रहा है, और वो सीजीएस पद्धति में है। हमें इसमें इसको किसमें बदलना है? एसआई पद्धति में। देखिए ध्यान से, एक बार याद दिला दें। देखिए 3 पद्धति हैं, सीजीएस, और 3 एसआई पद्धति हैं। 3 पद्धतियां, एक सीजीएस है, एक एसआई है। तो एसआई की बात में हम बात करेंगे, उससे पहले हम यहाँ बात कर लेंगे एम के एस एफ टी एस। देखिए, और 3 मूल राशियां गिनी जाती हैं, लंबाई, लेंथ, मास एंड टाइम। ये लेंथ है, ये मास है और ये टाइम है। समझ लीजिए इसको। ये अगर हम हिंदी में लिख दें तो ये क्या है? लंबाई है, और ये द्रव्यमान है, और ये क्या है? समय। देखिए, समय को आप कहीं भी घंटा में हो, मिनट में हो, या दिन में हो, या वर्ष में हो, या सप्ताह में हो, समय को आप हमेशा किस में कन्वर्ट करिएगा? सेकंड में। इसमें सेकंड में। ध्यान रखिएगा, समय हमेशा सेकंड में ही रहेगा, कोई भी पद्धति हो। सब में देखिए समय किसमें है? सेकंड में। बाकी ये 2 राशियां जो हैं, लंबाई और द्रव्यमान, ये अलग अलग हो जाती हैं। समय तो हर पद्धति में सेकंड में होगा, लेकिन लंबाई और द्रव्यमान जो बदल जाती है। लंबाई को अगर आप सीजीएस में मापेंगे तो क्या लिखा रहेगा? सेंटीमीटर। अगर लिखा है 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर ऐसे लिखा है, तो आप तुरंत समझ लीजिए कि किस पद्धति में है? सीजीएस में। अगर द्रव्यमान को ग्राम में लिखा है, कह रहा है कि 400 ग्राम, 500 ग्राम, 800 ग्राम, तो किसमें है? सीजीएस में है, ग्राम सीजीएस में। और समय तो कहीं रहेगा, उस सेकंड में ही रहेगा। तो इसके लिए तो कोई पद्धति नहीं है, सेकंड ही है। ठीक से हो? ठीक। अब आइए, अगर एमकेएस में आते हैं तो यही लंबाई को एमकेएस में किस में मापते हैं? मीटर। यानी अगर लिखा है 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर ऐसे लिखा है, तो समझ लीजिए वो किस में दिया है? एमकेएस पद्धति में दिया है मान। अगर द्रव्यमान को लिखा है किलोग्राम में, तो समझ लीजिए किस पद्धति में है? एमकेएस में। समय देखिए किस में रहेगा? सेकंड में। ये देखिए सब फर्स्ट ईयर क्लास में आपको अच्छे से पढ़ा दिया गया है। उसके बाद एफपीएस में आइए, तो एफपीएस में लंबाई किस में होता है? फुट में, और द्रव्यमान किस में? पाउंड में, और समय सेकंड में। तो समय तो देख रहे हैं ना, सब पद्धति में सेकंड में है, तो उसको छोड़ दीजिए, वो तो फिक्स है। बाकी 2 राशि बदल रही है, लंबाई और
द्रव्यमान। कभी कभी आप देखे होंगे, कहा जाता है ना कि सर द्रव्यमान तो किलोग्राम, ग्राम तो हमने सुना है, पाउंड नहीं सुना है। तो आप पाउंड सुने हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सब लोग बर्थडे में केक काटते हैं, तो कभी केक लेने जाते हैं तो केक की पाउंड में बिकता है, देखा है ना? 2 पाउंड, 4 पाउंड, 500 पाउंड, पाउंड में बोलता हूँ, नहीं कहता 4 किलो केक ले लो, कहता है क्या कहीं? वो किलो में केक नहीं देता है, वो पाउंड में देता है। यानी उस केक का वजन किसमें किया गया है? पाउंड में। तो द्रव्यमान पाउंड में भी मापा जाता है, लेकिन तब जब FPS, सॉरी देखिएगा यहाँ भूल से लिखा गया है FPS है, P है, ठीक है। अब देखिए यहाँ समझिएगा, यही जो MKS पद्धति है, यही MKS, इसी को आगे चल करके एक नाम से अलग नाम इसका दे दिया गया SI पद्धति। यही SI पद्धति बना। क्यों बन गया? रीजन क्या था? ये सारी चीजें आपको फर्स्ट ईयर में बता दी गई हैं, ठीक है। बस हमको थोड़ा सा हिंट करना था कि MKS ही SI है, क्योंकि जब MKS बना था तो उस समय केवल 3 मूल राशियां थी, लंबाई, द्रव्यमान और समय। लेकिन जब 4 इसमें और मूल राशियां ऐड कर दी गई, तब इसी MKS को SI पद्धति में रख दिया गया। इंटरनेशनल सिस्टम इसको बोलते हैं। तो MKS पद्धति SI पद्धति कहलाता है, ठीक है। तो जब भी हम सॉल्व करेंगे फिजिक्स के न्यूमेरिकल को, तो जो भी भौतिक राशि का मान, चाहे लंबाई में सीरियस में दिया हो, चाहे FPS में दिया हो, इन सबको किस में बदलना होगा? SI यानी MKS में आपको बदलना पड़ेगा। तो अब रह गई सर कैसे बदलेंगे, कैसे चेंज करेंगे? तो देखिए समझिएगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर हमारे पास है। हमसे कहा गया किसको मीटर में बदलो। किस में बदलो? मीटर में। मीटर कौन सी पद्धति में आता है? SI में। यानी हमसे क्या कहा जा रहा है? SI में बदलो। ये CGS में है, इसको SI में क्या करना है? बदलना है। अब ध्यान देना, सेंटीमीटर को अगर हम SI में बदलेंगे तो किस में आएगा? मीटर में आएगा। मीटर में ही आएगा ना। यानी हमें सेमी को किस में बदलना है? मीटर में बदलना है। तो कैसे बदलेगा, एक कैसे चेंज होगा? तो देखो, सेंटीमीटर और मीटर, ध्यान से सुनना, सेंटीमीटर और मीटर के बीच का अंतर कितने का होता है? सेंटीमीटर और मीटर के बीच में अंतर कितने का होता है? 1 रुपया। 1 रुपया और 100 रुपया में अंतर कितने का होता है? 100 का। ठीक, दोनों रुपया है। लेकिन अगर हम ये कहें 1 पैसा और 1 रुपया में अंतर कितने का है? 100 पैसा का। यानी जब 1 पैसा जब 100 पैसा हो जाएगा तो उसको हम क्या कहने लगते हैं? 1 रुपया कहने लगते हैं, कहते हैं ना। उसी तरह से 1 सेंटीमीटर, छोटा छोटा 1 सेंटीमीटर जब 100 सेंटीमीटर हो जाएगा तो किस में बदल जाएगा? मीटर में। समझा गया? तो सेंटीमीटर और मीटर के बीच अंतर कितने का है? 100 का है। कितने का? तो देखो अंतर कितने का है पहले ही जान लोगे। अंतर कितने का है? 100 का। ये अंतर है, ठीक है। अब ये ध्यान देना कि अगर सेमी छोटा है, मीटर बड़ा है, समझना हमारी बात को, क्योंकि सेमी से मीटर बन रहा है, मीटर से सेमी नहीं बनता है। किससे बनता है? सेमी से। कोई वस्तु का जब निर्माण होता है तो पहले छोटी छोटी वस्तुओं को मिला करके बड़ा वस्तु बनती है। जैसे घर बना है तो ईंट, पत्थर, कंकड़ सब मिला जोड़ जोड़ करके बना होगा। आगे घरवा से कंकड़ पत्थर बना होगा, उनसे ये बना है ना, छोटी छोटी चीजों से। उसी तरह से सेंटीमीटर छोटा है, उसको जोड़ जोड़ के जब 100 सेंटीमीटर जोड़ा गया तो 1 मीटर उसको कह दिया गया। ठीक, वैसे ही अब 1000 मीटर जोड़ेंगे तो 1 किलोमीटर कहा जाएगा। आगे बनता चला जाएगा। लेकिन पहले क्या बना? सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर से भी आगे जाओगे तो मिलीमीटर बना।
10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, फिर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, ऐसे बनता है। तो सेंटीमीटर और मीटर के बीच में 100 का अंतर है, और यदि छोटे को बड़े में बदलना है, इधर वाला देखो, इधर जो हम लिख रहे हैं ना, ये सब छोटा है, और इधर जो लिख रहे हैं ये सब क्या है, बड़ा। छोटा का मतलब CGS और बड़ा का मतलब MKS यानी SI, ठीक। तो छोटे को जब आप बड़े में बदलिएगा तो दोनों के बीच जितने का अंतर होगा उतने से क्या करिएगा, भाग दीजिएगा। क्या करिएगा, भाग। देखिए बटा में लिखे हैं, उसको तीर के नीचे लिखे हैं ना, इसका मतलब ये बटे में है, यानी इतने से आपको क्या करना होगा, भाग देना पड़ेगा। अगर आप सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितने से भाग देंगे, 100 से। कितने से, 100 से। ये दिमाग में रख लेना। छोटे को जब आप बड़े में बदलेंगे, यानी सेमी को जब मीटर में बदलेंगे, तो भाग कितने से देंगे, 100 से। कितने से, 100 से। लेकिन अब समझो कि अगर हम मीटर को सेमी में बदलें, अगर मान लो कहीं हमको जरूरत पड़ गया कि मीटर को सेमी में बदलिए, तो क्या करोगे, तो जितने का अंतर है ना उतने से क्या करेंगे, गुणा। क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। समझाई बात। अगर आप मीटर को सेमी में बदलेंगे तो दोनों के बीच जितना का अंतर होगा उतने से क्या करेंगे, गुणा। और यदि छोटे को बड़े में बदलेंगे तो उसी से क्या करिएगा, भाग दे देंगे। क्या करेंगे, भाग दे देंगे। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम देखें, मान लीजिए हमारे पास 10 सेंटीमीटर है और हमसे कहा गया इसको मीटर में बदलो, तो 10 में 100 से क्या करेंगे, भाग देंगे, क्योंकि सेमी मीटर में जा रहा है, छोटा बड़े में जा रहा है, तो बदलेंगे तो 100 से क्या करेंगे, भाग देंगे। अब भाग देने के लिए देखो 0 से 0, अब 1 बचा है ऊपर, नीचे बचा 10। 10 में कै 0, 1 0। इधर से गिनते जाइए, 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो 1 ही है, 1 अंक हो गया, इसके बाद दशमलव लग गया, इसके बाद क्या लग गया, दशमलव लग गया। नहीं, अब ये 10 सेंटीमीटर किसमें बदल गया, 0.1, इसको 0.1 पढ़ा जाता है। अगर मान लीजिए हमारे पास 25 सेंटीमीटर है और इस 25 सेंटीमीटर को हमें मीटर में बदलना है, तो देखिए अब क्या करेंगे, 25 में कितने से भाग देंगे, 100 से भाग दे देंगे। 100 में कितना 0 है, ऊपर देखो 1 2 अंक गिन के दशमलव लगा दो, 1 अंक और 2 अंक, दशमलव लग गया, बदल गया। किसमें बदल गया, मीटर में। अगर मान लो हमारे पास 43 सेंटीमीटर है और इसे हमें मीटर में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, 43 में 100 से भाग देंगे। अब कै 0 100 में, तो ऊपर 1 2 दशमलव, तो 0.43 हो गया, मीटर में बदल गया। वो समझ में आ गया। तो सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलना है वो समझ में आ गया। ये नंबर कुछ भी हो सकता है। मान लो ये इसमें दशमलव अभी तक नहीं था, मान लो कहीं ऐसा लिखा हो इतना सेंटीमीटर, हमसे कहा जाए सर जी इसको मीटर में बदलिए, चाहे आपसे कहा जाए इसको मीटर में बदल के दिखाओ, कुछ नहीं, एकदम आंख बंद करना, ऐसे लिखना और नीचे 100 लिख देना, हो गया। अब देखो 100 में कै 0, तो दशमलव जहां है उसके बाद 2 अंक गिन लो, 1 2, हो गया, बस काम हो गया। दशमलव हो गया, दशमलव यहां से यहां गया ना, तो 1 0 किसमें बदल गया, मीटर, सॉरी, ये सब किसमें बदल रहा है, बताओ, आसान है कि नहीं है, हाँ आसान है ना। तो सेंटीमीटर को हम ऐसे मीटर में बदलेंगे, लेकिन अगर कहीं मीटर को सेंटीमीटर में आ गया, सपोज करो कि मान लो हमारे पास 1 मीटर है और हमसे कहा गया सेंटीमीटर कितना होगा, तो 1
अब देखना ध्यान से, जब मीटर को आप सेमी में बदल रहे हैं, तीर देखो, तो क्या करना है, तो एक में क्या करोगे, तो किस में बदल गया, सेंटीमीटर हो गया। अगर मान लो 25 मीटर है और सेंटीमीटर में बदलना है, तो 25 में क्या करोगे, 100 से गुणा, तो कितना आ गया, 2500 सेंटीमीटर। अगर मान लो 43.5 मीटर है और हमें इसे सेंटीमीटर में बदलना है, तो क्या करेंगे, 43.5 में 100 से गुणा करेंगे, करेंगे ना। जब आप गुणा करेंगे तो देखिए 10 हाई तो 5 इधर है, हाई 5 तो उधर है, 100 से गुणा करो इसमें, हाई 10 यहाँ खसक के यहाँ आ जाएगा, आएगा ना, तो कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर। अरे क्या हो गया, मीटर में था ना, सेंटीमीटर में, सॉरी सेंटीमीटर में, पर गलत हो जाएगा बाबू। ऐसे देखो, हाई गुणा करोगे ना, हाई तो 10 आगे नहीं जाएगा, पीछे जाएगा, भाग में नहीं आगे, देखो भाग में देखो लगाया आगे, गुणा हो रहा है ना, तो कै जीरो है, 2, फटाक से कहा करो, भाई 10 यहाँ से उठाओ और इधर 10 जाएगा दाहिने तरफ, इधर नहीं, भाग देने पर 10 बाएं तरफ आता है, गुणा करने पे 10 पीछे जाता है, पीछे हटता जाएगा। तो देखो 2 जीरो है, तो यहाँ 10 जहां से है वहां से 2 अंक गिनो, फिर 10 लगा दो, तो 4 3 तो पहले से है आगे, इसके बाद एक अंक हो गया 5, एक अंक है नहीं है, तो क्या लगा दोगे, 0, अब यहाँ लगा दो 10, अब इस 10 का कोई मतलब नहीं है। अब हमारा ये किस में बदल गया, सेंटीमीटर में, किस में बदल गया, सेंटीमीटर हो गया। समझ आ गई बात। अगर मान लो 4.5 मीटर है, हमसे कहा गया सेंटीमीटर में बदलिए, तो 4.5 गुणे 100। अब देखो ध्यान से, अगर हम देखें तो 100 में 2 जीरो है, 10 को यहां से 2 अंक पीछे करो, बदल जाएगा वो खट से, तो 4 5, एक अंक 5 हो गया, एक अंक है नहीं है, तो 0 हो गया। अब 10 लगा दो, ये 10 के बाद 0 0 कितना हो लिखोगे, उसका कोई मतलब यानी हो गया 450 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से हम सेंटीमीटर को मीटर में और मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। ये ध्यान रखना, जहां भी छोटे पैमाने को बड़े पैमाने में बदला जाएगा वहां पर भाग देना है, और जहां पर बड़े को छोटे में बदला जाएगा तो वहां पर गुणा करना है, और भाग गुणा उसी से होगा जो दोनों के बीच का अंतर है। क्लियर, समझ आ गया। चलिए, ये तो दूरी की बात हो गई ना, लंबाई की बात हो गई, हम बदल देंगे सर, ठीक। लेकिन अगर यहीं पर कोई और राशि हो, जैसे मान लो ग्राम है और इधर का है किलोग्राम, इधर ग्राम और इधर किलोग्राम, यानी आपको ग्राम को किस में बदलना है, छोटे को बड़े में बदलना है। तो सबसे पहले हमको ये सीखना होगा कि ग्राम और किलोग्राम में अंतर कितने का है। तो कितने का अंतर होता है, कितना ग्राम 1 किलोग्राम के बराबर होता है, 1000। कितना, 1000। तो ये तो तुमको पता हो गया दोनों के बीच का अंतर कितना है, और यहाँ दोनों के बीच का अंतर कितना था, यहाँ अब जो काम हमको करना है 1000 से ही करना है। कितने से, 1000 से। अब देखो, अगर ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो क्या करिएगा, भाग देंगे, कितने से, 1000 से। तो ध्यान रखना, ये अगर करोगे तो 1000 से भाग दोगे, लेकिन अगर किलोग्राम को ग्राम में बदलोगे तो इसी 1000 से क्या करोगे, बस समझ आ गया ना। कहानी सब वही है, छोटा को बड़ा, बड़ा को बदलना पड़ता है, ठीक है। बदलने का काम यहाँ सब हमें बता दिया क्या करना है। इसका एक उदाहरण आपको दे देते हैं। मान लीजिए
हमारे पास 45 ग्राम है, हमने कहा इसको किलोग्राम में बदल दो। 45 ग्राम है, इसको किलोग्राम में बदलो, तो हम कहा करेंगे 45 बटा 1000, ऐसे लिख देंगे। अब देखो और आसान इसको कैसे हो जाएगा। अब इसको जब भाग दोगे तो आएगा सर जी कितना, मान लो तुमको भाग आ ही नहीं रहा है, भाग नहीं आ रहा, इन केस आना जरूरी है, ध्यान रही ना कि सर जी कह लेना नहीं आ रहा तो वो काम चल जाएगा, तो ये नहीं हम कह रहे कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए आपको, जरूरी है। यहाँ पर देखो दिमाग कैसे काम कर रहा है, देखो 1000 में कितना जीरो है, 3, तो भाग देने में दशमलव इधर जाएगा कि इधर आएगा, बाएं जाएगा, अपने हाथ से बाएं तरफ जाएगा भाग देने में दशमलव, और जब गुणा करते हैं तो दशमलव अपने स्थान से दाहिने तरफ भागता है, ठीक है। तो 1000 से भाग दे रहे हैं, 1000 में सर जी 3 जीरो है, तो देखो ऊपर नंबर 2 ठो है, भाग दे वाला 3 ठो, तो क्या करेंगे, 1 अंक 5 हो गया, 1 अंक 4 हो गया, एक जीरो बढ़ा लेंगे। जीरो कहते हैं जीरो का कोनो मतलब नहीं, लेकिन देखो मतलब आ रहा है, यहाँ पे दशमलव लगा दिए, हो गया भाग, हो गया भाग। अगर इससे भी आसान आपको हम बता दें, इसका एक और मेथड देख लीजिए, इसी को आप चाहें तो लिखो 45 और 1000 को लिख सकते हो 10 पे 3 घात। अरे भाई 3 जीरो है ना, तो 10 पे 3 जीरो है तो 3 नंबर लिख दो, 10 पे 3। अब इसी को क्या करोगे 45 और 10 पे 3 को ऊपर ले जाओगे तो घात जो प्लस में 10 पर घात प्लस 3 है वो -3 हो जाएगा, भाग हो गया। ये भी सही है, ये भी सही है, जो आपको आसान लगे, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, ये भी आ रहा होगा। मान लो अगर यही 45 नीचे 100 होता तो क्या लिखते, 45 बटा 10 पे 2, क्योंकि 2 जीरो है, फिर लिख दो 45 और इसको ऊपर ले जाओगे तो इसका घात का हो गया। ये भी सही है, ये भी सही है, या ये भी सही है, दोनों सही है। समझना की बात क्लियर, तो ये बदल लोगे ना। लेकिन अगर मान लो किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, ये तो ग्राम छोटा वाला बड़े में बदला है ना, अब बड़ा वाला को अगर बदलना हो, मान लो हमारे पास 40 किलोग्राम है और हमको कहा गया बताओ कितना ग्राम होगा। अगर 40 किलोग्राम है तो कितना ग्राम में आएगा, तो बाबू देखो बड़े को छोटे में बदल रहे हैं तो क्या करना है, गुणा। तो 40 में 1000 से गुणा कर दो, गुणा करोगे तो कौन जीरो हो गया यार, अरे 4 को जीरो लिख लो ऐसे, अचर अचर 3 4 और 4 करना हो गया, हो गया। दूसरा तरीका देख लो इसका, 4 है और जीरो है, तो 4 गुणे 10 पे, ये भी सही है। तो जो आपको आसान लगे, बदलने का तरीका समझ में आ रहा है ना। भाग या गुणा किससे करना है, जितना उसका अंतर होगा, ठीक है, मिटा दें। चलिए अब देखिए और समझ लीजिए, यहां पर है तो 1 ग्राम था किलोग्राम में बदल गया, लेकिन मिटा दें। हाँ अब देखिए आगे, अगर मान लीजिए तो लंबाई का बात हो गया, द्रव्यमान का बात हो गया, अब समय है, समय को भी देख लीजिए। मान लीजिए सेकंड क्या होता है, छोटा, सेकंड क्या होता है, और मिनट का होता है बड़ा, सही है। दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 60। बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग। अब मान लो सेकंड को मिनट में बदलेंगे तो क्या करिएगा, बहुत अच्छा, अरे वाह, भाग देंगे ना, हाँ भाग देंगे, 60 से भाग दे दोगे तो सेकंड किस में बदल जाएगा, मिनट में। और मिनट को अगर सेकंड में बदल रहे हो तो 60 से गुणा कर दो, हो गया, समझा गया। तो इस तरह से बदलने का तरीका आप जान लीजिए।
क्योंकि बार बार ये सब चीजें फिजिक्स में नॉर्मल है, ये आना है, आपको करना पड़ेगा। आधे बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं, इसको इसमें कैसे बदलें। कैसे का बदलना, दिमाग की बत्ती जलाओ, थर्ड देना लगा दो, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब एक चीज और आपको हम बता दें, ओके, इसी में आपको ऐसे बना होता है, ऐसे ऐसे, इसको हम बोलते हैं क्या, माइक्रो। क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, बहुत यूज हो रहा है, ये माइक्रो है, इसको माइक्रो बोला जाता है। इसका मान जानते हैं कितना होता है, जहां पर है साइन बना होगा इसका मान तुरंत समझ लेना 10 पे -6 होगा, 10 पे -6 घात, उसके जगह आपको लिखना है हर हाल में। और यदि कहीं 10 पे -6 घात आया है तो उसको माइक्रो भी आप लिख सकते हैं, समझ में आई बात। अगर है लिखा है ना, मान लो लिखा है 2 माइक्रो ऐसे, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 × 10 में -6। मान लो अगर कहीं साल किया आंसर आ रहा है 9 × 10 पे -6 आंसर आ रहा है, तो या तो ये लिखो या तो लिखो इतना, है तो माइक्रो हो गया ना, समझा गई बात। तो ये सब चीजें दिमाग में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, अब देखना, एक कहीं कहीं पे लिखा रहता है पीको फायर, पीको, हाँ पीको, इसको इसके लिए सिंबल क्या लगा रहेगा, उसके साथ पी लिखा रहेगा, पी, पीको। इसका मान कितना होता है, 10 पे -12, कितना, 10 पे -12, ठीक है। कहीं कहीं पे लिखा रहता है नैनो, नैनो, नैनो मीन्स एक से अधिक आंख, नयन मीन्स आंख होता है ना, और नैनो बहुवचन नहीं हो गया, मतलब ज्यादा आंख, तो यहाँ पर आंख का मतलब नहीं है, इसका मान होता है 10 पे -, ठीक, ओके। तो ये सब याद रखिएगा। अब इरेज करना सब ना, कब्बो भुलाना मत, भूल जाओगे तो अपना जिंदगी भी भूल जाओगे, हाँ, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा रास्ता है जो हर रास्ते को क्लियर करता है, और जे एजुकेशन छोड़ा वो समझ लो दुनिया छोड़ा, ठीक है। क्योंकि इतना आपका माइंड एक्टिव नहीं है कि आप सब कोई एकदम उतना बिना पढ़े लिखे ज्ञाता हो जाएगा, सबका माइंड उतना शार्प नहीं होता है ना, नहीं तो सब कोई काहे स्कूल जाता, काहे पढ़ता, कोई पढ़ता, कोई नहीं पढ़ता, कि भाई बिना पढ़े लिखे हम तेज हैं। तो नॉलेज ही हर समस्या का समाधान होता है, हर सफलता का, कहते हैं ना, हर सफलता की कुंजी जो है वो क्या है, एजुकेशन है, शिक्षा है। तो इस चीज को फोकस करिएगा। हम एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं और बताइएगा आंसर इसका। क्वेश्चन हमारे सामने है कि एक, समझे ना, एक पदार्थ पर 100 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, क्या है, अधिकता है, ठीक है। एक पदार्थ पर 100 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो उस पदार्थ पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति बताइए।
बताइए फटाफट। कह रहा है एक पदार्थ है, समझना, उस पदार्थ पे 100 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो आप बताएं कि उस पदार्थ पर कितना मात्रा में आवेश होगा और उस आवेश की प्रकृति क्या होगी। आवेश के कितने प्रकृति होते हैं? 2। कौन कौन? एक धन और एक ऋण। यही प्रकृति है उसका। अगर पूछा जाए आवेश की कितनी प्रकृति, 2। कौन कौन? धन और ऋण। धन प्रकृति कब आती है और ऋण प्रकृति कब आती है? मतलब धन आवेश कब होता है और ऋण आवेश कब होता है? तो देखिए, कहीं पर अगर इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? कमी। कहीं पर इलेक्ट्रॉन घट रहा है, ठीक, तो समझ लेना वहां पर जो आवेश होगा वो कौन सा आवेश होगा? धन आवेश होगा। दिख रहा है ना? हाँ, अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन की कमी अगर हो रही है तो वहां पर जो आवेश होगा वो कौन सा होगा? धन आवेश। लेकिन अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है, वृद्धि, तो वहां पर आवेश कौन सा होगा? ऋण आवेश। वृद्धि का मतलब बढ़ोतरी, अधिकता। आपके प्रश्न में क्या हो रहा है? आपका जो प्रश्न है उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, अधिकता। अधिकता का मतलब क्या होता है? बढ़ना। अधिकता का मतलब बढ़ना। यानी इस प्रश्न को पढ़िए ध्यान से, तो ये साफ साफ बोल रहा है कि पदार्थ पे 100 इलेक्ट्रॉन अधिक हो रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 100 इलेक्ट्रॉन अधिक हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं उस पर। तो बताइए पदावेश की मात्रा, ये मात्रा बताना है, और प्रकृति। तो प्रकृति तो पता चल गया होगा, कौन सा आवेश होगा? ऋण आवेश। बढ़ रहा है, तो एक आंसर तो यहीं से पता चल गया कि आवेश की प्रकृति कौन सी हो गई? ऋण। लेकिन कितना, कितना ऋण आवेश, इसके लिए आप देखिए, आप हल करेंगे तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है। कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं उनकी संख्या दी है, यानी n का मान दिया है कितना? 100। ठीक। अच्छा, एक आप पढ़े होंगे टॉपिक इसमें, आवेशों का क्वांटमीकरण एक टॉपिक है। जब हम वैद्युत आवेश पढ़ा रहे थे तो वैद्युत आवेश के बाद जब हम वैद्युत आवेश के मूल गुण की बात कर रहे थे तो उसमें आप देखिएगा, उनको लगता है दूसरा या तीसरा वीडियो है, अब देखिएगा उसमें लिखा होगा आवेशों के मूल गुण। आवेशों के मूल गुण ये टॉपिक भी है, आप कॉपी में भी देखेंगे तो उसमें 3 गुण मूल हैं। एक आवेशों का योग, दूसरा आवेशों का क्वांटमीकरण, और तीसरा है आवेशों का संरक्षण। 3 गुण हैं मूल आवेश के। तो दूसरा जो गुण है आवेशों का क्वांटमीकरण, उसमें आप पढ़ेंगे तो यही लिखा होगा किसी वस्तु पर आवेश की जो कुल मात्रा होती है वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होती है। ठीक है, यानी आवेश कहीं पर अगर होगा तो कभी भी आधा, पौना, ढाई के रूप में नहीं होगा, वो या तो 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, या 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन के, 3 इलेक्ट्रॉन के। कभी नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन के बराबर, 1.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर, ऐसा कहीं नहीं पढ़ पाइएगा। वो हमेशा पूर्ण के रूप में होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 क्या होते हैं? पूर्ण होते हैं। तो यहाँ पर n भी क्या है? 100 क्या है? पूर्ण है कि नहीं है? पूर्ण है। तो कह रहा है इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है तो आवेश कितना होगा? तो उसी क्वांटमीकरण में आपको फार्मूला लिखाया गया होगा Q = Ne है, Q =
एन ई, जहां पर एन जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है और एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो देखिए यहां पर एन का मान कितना है, तो एन की जगह क्या लिखेंगे, और ई एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो एक इलेक्ट्रॉन का अगर यहाँ पर आप मान रख दें तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान कितना होता है, सोगे तो कैसे चले, 10.6 गुणे 10 पे कितना -19 घात, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। ठीक, अगर हम इसका इसमें गुणा करें तो जो मान आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है यहाँ पर। अब ध्यान देना, 100 में कै जीरो है, तो ये दोनों जीरो है पे जोड़ दो, तो बचा 1.6 गुणे 10 पे -19 प्लस हो गया, कितना आया, कितना आएगा, माइनस कूलाम, यानी उस पदार्थ पर कितने कूलाम का आवेश है, 1.6 गुणे 10 पे -17 घात कूलाम का आवेश है। और वो आवेश किस प्रकृति का होगा, ऋण, यानी इतने कूलाम का कौन सा आवेश है, ऋण आवेश। अब आपका प्रश्न जो है सही है, सॉल्व हो गया, समझ आ गया बात। ऐसा कहीं प्रश्न है कि एक पदार्थ पे 100 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस पदार्थ पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति बताइए, तो आप देखें उसमें दिया है साफ साफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, पर 100 इलेक्ट्रॉन, हम कहें कि हमारे पास 10 बच्चे पढ़ते हैं तो 10 किसकी संख्या है, बच्चों की, 10 किसकी संख्या है, बच्चों की। तो इसे कह रहा है 100 इलेक्ट्रॉन, तो 100 किसकी संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, तो n बराबर 100। कह रहा कि जब 100 इलेक्ट्रॉन उस पर अधिक हैं तो बताइए आवेश कितना अधिक होगा और वो आवेश किस प्रकृति का होगा, धन या ऋण। तो हमने देखा कि जहां इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है, अधिकता हो रही है, उसकी प्रकृति, अब जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसकी प्रकृति। तो ये दिमाग के डायरी में नोट कर लीजिएगा, ये पढ़ाया भी गया है। ठीक, तो हमें यहीं से एक चीज, हम इस क्वेश्चन का एक आंसर हम पता चल लिए, क्या, प्रकृति, कौन सा, ऋण। लेकिन हमें एक और पता करनी है, मात्रा। तो मात्रा के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना होगा और ये है आवेशों का क्वांटमीकरण। ठीक, तुरंत n का मान 100 रख देंगे और एक इलेक्ट्रॉन का मान इतना होता है, तुरंत फटाफट गुणा करेंगे, फटाफट आंसर आएगा। समझ में आ गई बात। तो कुछ चीजें दिमाग में रखा करिए आप लोग, एकदम निराल आए बस पैसे ना आए कुछ काम चलेगा, ये सब मान तुम्हारे माइंड में होना चाहिए, सर इतना होता है, ये फार्मूला सर इतना होता है, तब न करोगे। हो गया। अब इसी को अगर मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता जहां लिखा है, अगर हम यहीं पर कमी दर्शा दें तो क्या होगा, आवेश उतना रहेगा, प्रकृति का होगी, बदल जाए। अगर यहाँ कमी लिख दें अधिकता की जगह तो ये नहीं कि आवेश ही बदल जाएगा। अब वो इलेक्ट्रॉन 100 है, ई का मान उतना ही है, गुणा करेंगे तो मात्रा उतना आएगा, केवल बदलेगा क्या, प्रकृति, क्योंकि अधिकता और कमी से प्रकृति बनती है। तो अगर अधिकता है तो ऋण है, अगर कमी होगा तो धन हो जाएगा। आवेश की मात्रा जानते हैं कब बदलेगा, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदलेंगे। 100 के जगह कुछ भी लिखेंगे तो ये मात्रा बदल जाएगी, लेकिन कमी और अधिकता करेंगे तो केवल क्या बदलेगा, प्रकृति। समझाई बात। तो फटाफट नोट कर लें। चलिए, तो अब हम एक दूसरा प्रश्न भी देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए,
मान लीजिए हमारे सामने अगर कहीं इस तरह का प्रश्न लिखा है, मान लीजिए कोई पदार्थ है, ऐसे मान लो ए कोई पदार्थ है, ठीक, और इस पे लिखा है -4 घात, कितना, -4 घात। ये कोई तत्व है और उस पे -4 घात लिखा हुआ है, पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति बताइए। मान लो ए पे ये न लिख करके अगर हम ये लिख रहे हैं यहाँ पर mg/+2 ऐसे लिख, ठीक, कहें बताइए इस पर आवेश कितना होगा और उस आवेश की प्रकृति क्या होगी। तो समझना इस चीज को, देखो mg/+2 कितना है, +2, ये क्या बता रहा है, केमिस्ट्री पढ़े हैं, केमिस्ट्री में यही बताया जाता है कि मान लीजिए है कोई तत्व है और ई तत्व अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो इस पे 2 प्लस हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाला है तो इस पे 2 प्लस हो गया, और यदि कोई पदार्थ 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है तो इस पे कितना, 2 माइनस हो जाता है। यानी इसके किसी भी तत्व के ऊपर जो पावर लिखा है प्लस माइनस करके लिखा जाता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखी जाती है। समझ आई बात, अगर किसी तत्व के ऊपर प्लस माइनस में कोई भी नंबर लिखा है तो वो क्या बताता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर उस पर प्लस में वो नंबर लिखा है तो समझ लीजिए उस पर इलेक्ट्रॉन क्या है, क्या है, कम हुए हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, कम हुए हैं, इसीलिए वो प्लस है। और यदि किसी के ऊपर नंबर माइनस में लिखा है तो समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन उसके पास बढ़े हैं। कितना बढ़े हैं, जितना उसके चिन्ह के साथ नंबर लिखा होगा। जैसे मान लीजिए अगर इस पे +2 लिखा है तो देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, निकाल दिया, तभी इस पे +2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकाला है तो 2 प्लस हो गया, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ा है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बढ़े हैं। और जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो आवेश की प्रकृति क्या होती है, ऋणात्मक, और जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, कम होते हैं, तो आवेश की प्रकृति क्या होती है। तो इसमें बताइए ये जो लिखा गया है इसमें आवेश की प्रकृति क्या होगी, धन या ऋण, धन, धन लिखा भी है देखिए, ठीक। तो ये प्रकृति तो हमको पता चल गई ना, प्रकृति पता चल गई कि धन आवेश होगा, लेकिन कितना होगा इसके लिए आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है कितना, 2। अरे भाई है जो लिखल हुआ है 2 ना, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाता है ना, यही ना बता रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाला है। तो यही जो नंबर लिखा रहता है प्लस माइनस में वो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, अगर प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाला है और माइनस में है तो 2 इलेक्ट्रॉन, समझ में आ गया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2, और आवेश की प्रकृति क्या है, धन, ठीक। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर n बराबर 2, आवेश पूछ रहा है तो फार्मूला यही होता है, n का मान और E का मान बताओ, बोलो बोलो बोलो, E का मान कितना होता है, 1.6 गुणे, हाँ कितना होता है, अब गुणा कर दो, 2 का 16 में गुणा 32, 16 दूना 32 लिख दो, सही है गलत, गलत, दशमलव है इसमें, 1 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ दशमलव लगा, अब सही, ठीक। गुणे 10 पे माइनस कूलाम का कौन सा आवेश, धन आवेश। अरे वाह, समझ में आ गया।
तो इस प्रश्न का सॉल्यूशन ऐसे हो जाएगा। क्लियर है? अगर इस तरह कोई प्रश्न कोई पूछे, फटाफट लगाइए, ये सूत्र एकदम दिलो दिमाग में रख लीजिए। इस किसका फॉर्मूला है? आवेशों के क्वांटमीकरण का। किसका? ये फॉर्मूला यही बताता है कि किसी भी पदार्थ पर अगर आवेश है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में रहेगा। हमेशा किस गुण में? इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में रहेगा, कभी आधा पौना में नहीं रहेगा। रहेगा? नेल पालिश कबो आधा नेल पालिश मिलेला, एगो शीशी मिलेला, कहती उतनी आधा नेल पालिश दे दो, हैं? तब बिस्किट खरीदोगे तो कहोगे एगो बिस्कुट दा, देगा? पैकेट देगा। वो हमेशा पूर्ण संख्या में रहता है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन हमेशा पूर्ण संख्या में रहेगा, यही क्वांटमीकरण कहता है। क्लियर? तो ये चीजें समझ लें, जोड़ गुणा घटाना भाग को बहुत अच्छे से एकदम तैयार कर लें। ठीक, कल का जो भी क्लास होगा, वीडियो जो भी होगा, वो सब अब न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दिए जाएंगे। ये बेसिक चीजें हैं, जब तक ये आपको आएंगे नहीं, आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाइएगा। ठीक है? तो फिर कल मिलते हैं नए क्लास के साथ। धन्यवाद।